हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी गेम्स की सीरीज़ को देख रहे थे। उसी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 16 है। इंडिया की जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग का जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का समरी आप इसे समझ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत को मैं जितना भी शॉर्ट में हो सके उसको एमसीक्यू के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आज हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच आर्टिकल डिस्कसेज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा जो आर्टिकल 324 है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 324 आर्टिकल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है। क्या पावर देता है सर? कंडक्ट द इलेक्शन, इलेक्शन को कंडक्ट कराना। क्योंकि सर किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो देखिए ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट का इलेक्शन। क्योंकि सर पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा, इस दोनों का इलेक्शन कराता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है। साथ ही साथ हमारे स्टेट असेंबली का इलेक्शन, स्टेट असेंबली जिसके द्वारा जो है चीफ मिनिस्टर चूज किए जाते हैं, इस पांचों का इलेक्शन कौन कराते हैं? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये सभी पावर किसको कहाँ से मिला है? ये 324 आर्टिकल से मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि टू कंडक्ट द इलेक्शन, कंट्रोल करना, सुपरिटेंडेंस करना इलेक्शन को। ठीक है, ये सब पावर इसको 324 आर्टिकल से मिला है। इसका मतलब हुआ कि सर हमारा जो 324 आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि आप इलेक्शन कराइए, इलेक्शन को सब कुछ जो है मेंटेनेंस कीजिए, सुपरिटेंडेंस कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेल कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एज प्रेसिडेंट डीम में बी नेसेसरी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये सबसे बड़े होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सबसे बड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ होते हैं। अभी प्रेजेंटली मैं बात करूं इलेक्शन कमिश्नर की तो दो इलेक्शन कमिश्नर है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जितना प्रेसिडेंट को लगेगा ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए जितना इलेक्शन कमिश्नर का जरूरत होगा उतना प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। प्रेजेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर कितना होगा? जितना प्रेसिडेंट को लगेगा जरूरी है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब क्योंकि सर ये दोनों क्या छोटे बड़े होते हैं क्या? देखो भाई, स्टेटस अगर देखोगे तो दोनों सेम ही होता है, दोनों का रैंक सेम ही होता है, सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को बनाया गया है। ठीक है, इसका अभी करंटली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। लेकिन प्रेसिडेंट को लगेगा कि 2 की जगह 4 इलेक्शन कमिश्नर करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। देखिए ये सही सेंटेंस है। जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों को अपॉइंट कौन करते हैं? हमारा प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन किसकी एडवाइस पे करते हैं? तो सिलेक्शन कमेटी की एडवाइस पे। क्योंकि सर ये सिलेक्शन कमेटी क्या होता है? देखिए रिसेंटली नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलेक्शन कमेटी का एक बिल भी प्रस्तुत किया था, और उसमें बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और इलेक्शन कमिश्नर होगा, इस दोनों की नियुक्ति के लिए, इस दोनों को चूज करने के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सिलेक्शन कमेटी। और इसमें 3 मेंबर होंगे। एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक जो होंगे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और एक हमारे अपोजिशन का जो मेन अपोजिशन पार्टी होगा उसका लीडर होगा। ये मेन अपोजिशन पार्टी का लीडर। तो ये 3 लोगों का एक क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा, कमेटी बनेगा, और यही चूज करेंगे कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। और यही एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को कहेंगे कि सर ये लोग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, आप इसको शपथ दिलवा दीजिए। तो क्या समझ में आया कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इसको अपॉइंटमेंट मतलब शपथ जो है प्रेसिडेंट ही दिलाएगा, अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिश्नर। और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, और एक हमारे अपोजिशन के मेन अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों का दोनों सेंटेंस जो था चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सही था। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। देखिए हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका अपॉइंटमेंट जो होता है ना 6 साल के लिए होता है या फिर 65 ईयर्स, इस दोनों में जो अर्लियर आ जाएगा वो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 2 और 3, दोनों में जो अर्लियर, अगर वो 65 ईयर्स के हो गए तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, या फिर 6 साल तक, मैक्सिमम 6 ईयर तक ये रह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी याद रखिए कि जब इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये अगर रिटायरमेंट हो जाता है, इलेक्शन कमिश्नर का मानिए 6 साल हो गया पूरा इलेक्शन कमिश्नर का, तो जी ये जब रिटायरमेंट हो गया ना, तो ये फिर अपने सेम पोस्ट पे नहीं दोबारा नहीं अपॉइंट हो सकते हैं। या तो ये इलेक्शन कमिश्नर है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो एक ही बार, दोबारा नहीं हो सकता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही बार होता है, और इलेक्शन कमिश्नर अगर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रहना चाहता है तो वो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, इलेक्शन कमीशन के पोस्ट पे 2 बार नहीं रह सकता है। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी लाभ नहीं दिया जाता है जब ये रिजाइन कर देते हैं या रिटायरमेंट हो जाता है तो इनको, ठीक है, दोबारा किसी जॉब में नहीं मिलता है रिलेटेड टू दिस। तो ये हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल के लिए या 65 ईयर्स, दोनों में पहले होगा, वो होगा इसका रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या पावर होते हैं। अभी हम लोग ने देखा था सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 324 आर्टिकल ने कहा था कि आप इलेक्शन कंडक्ट करवाइए, इलेक्शन को सुपरिटेंडेंस कीजिए, सब कुछ कीजिए, देखभाल कीजिए, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। अब रहा कि सर और कुछ पावर होता है, तो देखिए सबसे पहला क्या लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन द इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन कब होगा उसका डेट तय करना, इलेक्शन शेड्यूल कैसे होगा, कि जैसे अभी देखिए रिसेंट जो इलेक्शन हो रहा है वो 7 चरण में होगा, 7 फेज में होगा ना, तो ये सब शेड्यूल तय करना किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज द केस मे बी शैल इशू द नोटिस फॉर द इलेक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। खोगे सर इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है कि देखिए मानिए कि शेड्यूल तय कर लिया, मानिए कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय कर लिया कि मई महीना में 7 चरण में 7 फेज में इलेक्शन कंडक्ट होगा, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन निकालेगा ना, वो नोटिफिकेशन कौन निकालेगा, प्रेसिडेंट निकालेगा। कौन निकालेगा, प्रेसिडेंट। क्योंकि सर प्रेसिडेंट क्यों निकालेगा, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है। इसी तरह गवर्नर अगर नोटिफिकेशन निकालता, अगर वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन रहता, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शेड्यूल तय कर लेता है और नोटिफिकेशन निकालने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर को बोलता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर। प्रेसिडेंट अगर लोकसभा का चुनाव है तो प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट असेंबली का चुनाव है तो गवर्नर नोटिफिकेशन निकालता है, लेकिन किसके एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे कि कब होगा, कैसे होगा, ये सब प्रेसिडेंट गवर्नर नोटिफिकेशन में निकालते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नोटिफिकेशन निकालेगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। थर्ड कह रहा है कि ये भी सही था दूसरा हमारा, थर्ड कह रहा है कि इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड विद इन द 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेज। देखिए अगर हमारा मानिए कि लोअर हाउसेज अगर डिजॉल्व हो जाता है, लोअर हाउसेज मानिए गिर जाता है, जैसे लोकसभा है, अगर लोकसभा गिर जाता है ना, तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि 6 मंथ के अंदर में न्यू फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये पहले भी हम लोग ने पढ़ा था। इसी तरह अगर स्टेट असेंबली का भी लोअर हाउस जो होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो गिर जाता है ना, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव कराना पड़ता है, फ्रेश चुनाव कराना पड़ता है। यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो गया, कुछ अनऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो गया जिसमें कंडक्ट नहीं हो सकता है इलेक्शन, तो उस केस में 6 महीना से एक्सटेंड किया जाता है। नहीं तो एक सिंपल सा चीज़ याद रखिए कि जब भी हमारा लोअर हाउस है, चाहे वो स्टेट का हो या पार्लियामेंट को, जब भी अगर लोअर हाउस से डिजॉल्व होता है तो विद इन द 6 मंथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ता है। ये तीनों का तीनों जो सेंटेंस था वो सही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्शन शेड्यूल कब होगा, कितने फेज में होगा। इसका नोटिफिकेशन कौन निकालता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर निकालता है। अगर लोअर हाउस से डिजॉल्व होता है तो 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ता है। तो ऑल द अबव ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो इसमें जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द रूल इन फॉर्म ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। इलेक्शन कैसे क्या होगा, उसका क्या रूल होगा, जैसे एक हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये सभी जो रूल टूल बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी रूल के अंतर्गत आता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। मतलब कह सकते हैं सर रूल, जितने भी रूल बनाते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
उनको ये पावर देता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 पावर देता है कि आप कोई भी रूल बना सकते हैं और वो सभी पे अवॉइड होगा, सभी उसको अवॉइड करेगा। नेक्स्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इन कन्हैया लाल वर्सेस आर.के. त्रिवेदी केसेज में कहा था कि पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एब्सोल्यूट इन एरिया ऑफ इलेक्शन। मतलब इलेक्शन के एरिया में जितना भी पावर होता है, इलेक्शन कंडक्ट कराने से लेकर के उसके रिजल्ट तक, जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो पावर दिया गया वो एब्सोल्यूट नेचर का दिया गया है, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जा सके। मतलब एक तरह से सिंपल सा समझिए ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब भी इलेक्शन स्टार्ट होता है ना, तब से लेकर रिजल्ट तक जो है ना, बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है। वो किसी भी मतलब किसी को भी, कोई भी हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, सबको क्या कर सकते हैं, अगर गलती करेगा तो सबको जो पनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया लाल वर्सेस आर.के. त्रिवेदी केस में बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन के मैटर में जो भी पावर मिला है वो सब जो है वो एब्सोल्यूट नेचर का है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। अब कह रहा है कि 62 अमेंडमेंट 1988 लोअर द वोटिंग एजेस फ्रॉम 21 ईयर से। आपको पता होना चाहिए कि पहले हम लोग का 21 साल पे वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन आप क्या है 18 साल में ही आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो ये कब हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 61 अमेंडमेंट, जो 61 अमेंडमेंट था ना, उसके थ्रू हुआ था। तो ये गलत सेंटेंस है, 62 नहीं होना चाहिए, 61 अमेंडमेंट 1988 था, इसमें द्वारा 21 साल से 18 साल वोटिंग एज को कर दिया गया। तो यही इसका आंसर होगा कि ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये 61 होना चाहिए, 62 नहीं होना चाहिए। 61 जो हमारा 61 अमेंडमेंट 1988 था, इसके द्वारा वोटिंग एज को 21 से करके 18 कर दिया गया। और हमारा जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो सुकुमार सेन था, ये भी याद रखिए। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर था हमारे देश का। तो इसका ये तीनों तो सही था, बस ये जो था 61 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 21 वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट फाइंड द इनकरेक्ट वन। फिर करेक्ट इनकरेक्ट वन के बारे में बताइए। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू द सेम ऑफिस बट अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन। तो देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर इलेक्शन कमिश्नर है ना, तो केवल और केवल अगर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसको रहना है ना, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। सेम पोस्ट पे दो बार नहीं रह सकता, ऊपर वाला पोस्ट पे जाएगा। ठीक है, तो ये सही सेंटेंस कि इलेक्शन कमिश्नर जो है कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू द सेम ऑफिस। सेम ऑफिस में फिर से अपॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, एक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। ठीक है, बट ही कैन बी अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इससे बड़े पे जा सकते हैं। अभी अगर बात करेंगे स्टेटस का तो दोनों इक्वल होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा कह सकते हैं इनके पास जितना ज़्यादा पावर होते हैं तो ये बन सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है हैव इक्वल स्टेटस। देखिए, यही सेम बात लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों का इक्वल स्टेटस होता है। और ये इक्वल स्टेटस किसके बराबर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर आप इसे मान सकते हैं। द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। हाँ, जब भी देखिए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ना, देखिए सिंपल सा है कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा कि इस साल ये कानून बनाना है, मानिए कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर। अब जो इस मानिए कोई रूल बनाना है, अब कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई रूल बनाना है, तब ये तीन लोग हैं ना, तीन लोग हैं। अब तीन लोग में जो ज़्यादा मेजोरिटी वाला ये कोई रूल बनाएगा, जिसमें जो वोट ज़्यादा, मतलब मेजोरिटी मतलब क्या हुआ कि मतलब जिसमें दो ने हाँ बोल दिया तो पास कर लाएगा, मतलब वो रूल बन जाएगा। मतलब कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई रूल बनता है, कुछ भी बनता है ना, तो मेजोरिटी के अनुसार से बनता है। मतलब कि जिस पे ज़्यादा मेजोरिटी लोगों ने वोट दिया वो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि इलेक्शन सिंबल, जो इलेक्शन सिंबल है, एक हमारा इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1969 ये है हमारा। ठीक है, ये 1969 नहीं होना चाहिए, 1968 होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट सिंबल्स। देखिए, ये 1969 नहीं होकर के 68 होना चाहिए। ठीक है, ये एक गलत आंसर है, इसमें पूछा भी गया था, फाइंड द इनकरेक्ट वन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसको पावर मिलता है कि आप किसको जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी मानेंगे। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब रजिस्टर्ड कर सकते हैं आप। ये रजिस्टर्ड करना और उसको सिंबल देना कि उसका सिंबल क्या होगा, उसको कौन सा सिंबल उसको लेगा, उसको क्या सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, अगर फाइट भी होता है सिंबल सबके बीच में, तो ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलता है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 से। ठीक है, 1968 से, जो इसे क्वेश्चन का आंसर भी है क्योंकि 1969 लिखा है।
तो 1968 पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना और उसे सिंबल अलॉट करना, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन कमिश्नर केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट दोनों का सेम होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो मेजोरिटी वोटिंग होता है, मेजोरिटी जो जब बोलेगा वो होगा। और साथ ही साथ जो है 1968 का इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना और उसे सिंबल अलॉट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। देखिए अब हम लोग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर में हम लोग अंदर चले गए। हम लोग ने देखा कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में दो लोग हैं, दो है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर्स। अभी फिलहाल में 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ये तो हम लोग ऊपर पढ़े। सर आप इसके नीचे भी बहुत लोग होंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा हमारे देश का इलेक्शन होता है तो इसके नीचे भी बहुत सारे होंगे। यस, इसके नीचे भी बहुत सारे हमारे सिविल स्टाफ सब होते हैं, मतलब कह सकते हैं IAS सब बहुत सारे होते हैं। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब कह रहा है कि करेक्ट वन अबाउट द रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। अभी देखिए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं। तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, ये प्रेसिडेंट को कहेगा सर कुछ रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। रीजनल मतलब एक रीजन को देखेगा, जैसे मानिए एक पूरे रीजन को देखेगा, बिहार को, पूरा यूपी को। रीजन को देखने के लिए इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर बनाइए, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। जब इलेक्शन होता है तब इसको बनाया जाता है। ही इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होता है, बस असिस्ट करने के लिए, इलेक्शन जब होने वाला रहता है ना तो असिस्ट करने के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है, ताकि एक रीजन के इलेक्शन को ये देख रेख करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों जो था सही था। ही इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया बट ही असिस्ट द इलेक्शन कमिश्नर इन होल्डिंग द इलेक्शन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं। हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं जब भी लोकसभा या स्टेट असेंबली का इलेक्शन होने वाला रहता है, जो बड़ा इलेक्शन होता है तो उसका होने वाला रहता है, तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि सर जो है कुछ मतलब IAS सबको जो है आप रीजनल इलेक्शन कमिश्नर बनाइए। थोड़ा ये सीनियर IAS होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं। रीजन के इलेक्शन को देख रेख करने के लिए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर बनाइए। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कुछ दिन के लिए एक्स ऑफिशियो मेंबर बोल सकते हैं, मतलब ये मानिए कहीं के कुछ बड़े स्टाफ तो होंगे ही, साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो मतलब दूसरे पद पे इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ा दिन के लिए इनको रीजनल इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द रिटर्निंग ऑफिसर। अब देखिए अभी हम लोग ने क्या देखा, ऊपर में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक और इलेक्शन कमिश्नर। अभी हम लोग ने देखा रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। अभी आ गया रिटर्निंग ऑफिसर। एक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और एक हम लोग और पढ़ेंगे अभी। अब देखिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं। देखिए रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं ही इज द हेड इन चार्ज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब आपको पता होगा ना कि हमारे देश में जो अभी PM का चुनाव हो रहा है जिसमें 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब 543 MP चूज होके आएंगे। उनका एक एक एरिया होता है जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। तो ये 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। जैसे बनारस है, बनारस एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। तब एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब देखिए वहाँ का क्या बताया मैंने, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूरे रीजन को देखता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने के लिए क्या बनाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्या है, ये रिटर्निंग ऑफिसर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ही इज द हेड इन चार्ज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ये हेड इन चार्ज होता है। इन लोकसभा, इन केस ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा ना तो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, इसी को बनाया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। मतलब क्या समझे सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा ना तो लोकसभा के इलेक्शन में जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे मानते हैं हम लोग कि बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ के DM को, यहाँ के नहीं कहीं के भी DM, जरूरी नहीं है यहाँ के DM या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या बनाया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर बनाएगा। लेकिन यहीं अगर ये मानिए कि स्टेट असेंबली का चुनाव हो, जैसे स्टेट का मानिए कि स्टेट असेंबली का चुनाव हो, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा छोटा होता है ना, तो इसीलिए जो है ना वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर किसको बनाएंगे, स्टेट का चुनाव है ना तो वहाँ के जो है रिटर्निंग ऑफिसर किसको बनाएंगे, तो SDM को बना देंगे। जो SDM होते हैं SDM उसको बना देंगे, ठीक है।
तो जब भी याद रखिए कि लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वहाँ के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रेख करने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को इलेक्शन को संभालने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। जबकि जब असेंबली का चुनाव होता है, स्टेट असेंबली का, तो एसडीएम सबको, एसडीएम या इससे इक्विवेलेंट पोस्ट सबको जो है क्या बनाया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बोथ जो है फर्स्ट सेकंड सही था। रिटर्निंग ऑफिसर जो है फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ना, ये किसके डायरेक्ट अंडर में काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब एक सिंपल सा समझिए, इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में काम कर रहे हैं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर, जो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। He is responsible for conducting free and fair election and it is who receive, accept, scrutinize and reject the nomination paper of। आप हमेशा देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं या फिर जो भी चुनाव लड़ते हैं वो एक नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं, मतलब अपना नामांकन करने के लिए जाते हैं। तो जो नामांकन करने के लिए जाते हैं वहाँ पे आप देखे होंगे कि एक डीएम बैठा रहता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो रहता है वही तो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही जो है ना कोई भी कैंडिडेट जो है अपना नॉमिनेशन कराने जाते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम होते हैं या डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट होते हैं। ठीक है, अगर यही स्टेट असेंबली का होगा तो वहाँ पे एसडीएम सब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है यही जो है नॉमिनेशन पेपर को, किसी भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर को लेते हैं, उसको स्क्रूटनी करते हैं, उसको रिजेक्ट करने के पास, इनके पास वो भी रिजेक्ट करने का पावर भी है कि नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब रिजेक्ट करते हैं ना, तो ये याद रखिएगा, रिजेक्ट जब करते हैं तो रीजन भी लिखते हैं कि किस वजह से रिजेक्ट, क्योंकि इलेक्शन ऊपर वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जवाब देना है ना। तो इसीलिए जब भी किसी नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट करेंगे तो उसका रीजन भी ये लिखेंगे, किस रीजन से, किस बेस पे इनको नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑल द अबव जो था वो सभी का सभी करेक्ट था हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज देयर एनी क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर द इलेक्शन कमिश्नर। क्या इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है क्या, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। तो देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, यस ही शैल बी पार्ट ऑफ इंडियन आईएएस का होना चाहिए, नो डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। देखिए कोई क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, कोई इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा ना वो सही होगा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उसी सबको बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो नो डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द इलेक्शन ऑब्जर्वर। अभी जस्ट मैंने बताया था, देखिए हमारे सबसे इलेक्शन कंडक्ट कराने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर सबसे ऊपर, फिर हम लोग ने देखा कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होगा, फिर हम लोग ने देखा सर रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। अब रिटर्निंग ऑफिसर से थोड़े ऊपर जो होता है ना, एक होता है ऑब्जर्वर। क्या होता है ऑब्जर्वर, ये भी जो है ना ज़्यादातर जो है आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर होते हैं, क्या ये होते हैं ऑब्जर्व, इनका काम है ऑब्जर्व करना। अब ये ऑब्जर्वर के पास थोड़ा पावर ज़्यादा होता है रिटर्निंग ऑफिसर से। अभी देखिए ये भी डीएम है, ये भी डीएम ही है, ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन जो ऑब्जर्वर होते हैं ना थोड़ा सीनियर होते हैं, इसीलिए ऑब्जर्वर के पास पावर दिया रहता है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो रिटर्निंग ऑफिसर को बोलेगा कि यहाँ जो है काउंटिंग बंद करो, डिक्लेरेशन सब कुछ कहेगा बंद करो। तो देखिए इसके बारे में क्या सर लिखा हुआ है इलेक्शन ऑब्जर्वर के बारे में। ठीक है, इधर सिविल सर्वेंट, ये सिविल सर्वेंट होते हैं, नॉमिनेटेड किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चूज किया जाता है। ऑब्जर्विंग द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ऑब्जर्वर होता है, ये भी ध्यान रखिए। जिस तरह हम लोग ने देखा एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, ऑब्जर्वर होता है, इनका काम होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या करना, ऑब्जर्व करते रहना। ठीक, ऑब्जर्व करते। ही हैज़ पावर टू डायरेक्ट द रिटर्निंग ऑफिसर, देखिए इसके पास पावर है कि रिटर्निंग ऑफिसर को बोल सकता है टू स्टॉप द इलेक्शन, इलेक्शन को बंद करो, इलेक्शन को रोको, काउंटिंग वोट को काउंटिंग को रोको, या डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के डिक्लेरेशन को रोको। अगर उसको कुछ लगता है गलती हो रहा है, कुछ जो है एनॉमली या रॉन्गनेस पाया जाता है, तो ये ऑब्जर्वर जो है रिटर्निंग ऑफिसर को बोल सकता है कि बंद करो। ठीक है,
तो इसका दोनों का दोनों सही है, ठीक है। अब कहोगे सर इतने ही लोग मिलकर इलेक्शन कराते हैं, नहीं भाई देखो अभी और थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब रहा कि इसके अलावा जो है हमारे पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, बहुत सारे बूथ होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखे होंगे, एक बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसके अंदर हजारों जो है पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग जहाँ पे वोटिंग होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे कौन रहते हैं सर, तो यहाँ पे रहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि एक ग्रुप बी स्टाफ होते हैं, कह सकते हैं ग्रुप बी के स्टाफ होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और इसके अंदर में 3 लोग वो और होते हैं जिसे हम लोग P1, P2 एंड P3 बोलते हैं। अब ये सब कौन होते हैं, देखिए सिंपल सा जो है ना, ग्रुप बी स्टाफ जो भी है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे हमारे ऑफिस में भी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है किसको बनाया जाता है, ग्रुप बी स्टाफ को बनाया जाता है। P1 जो होते हैं ग्रुप सी स्टाफ होता है, और उससे छोटे स्टाफ सबको P2 एंड P3 बनाया जाता है। इन लोगों का काम क्या है, तो सर जो बूथ जो है, बूथ पे इलेक्शन हो रहा है उसको देख करना, यहाँ पे सब कुछ को ये जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं यही मैनेज करते हैं, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो क्या समझ में आया सर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या सब था, रिटर्निंग ऑफिसर था और ऑब्जर्वर था। अब इस एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी बहुत सारे क्या होंगे, पोलिंग बूथ हो गए, जहाँ पे पोलिंग बूथ, जहाँ पे बूथ पे इलेक्शन होगा, बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि 10-20, बहुत सारे होते हैं। और सब पे बैठे होंगे कौन, तो चार स्टाफ वहाँ पे आप गवर्नमेंट स्टाफ देखेंगे। एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक P1, एक P2 एंड एक P3। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कंडक्ट करवाया है तो मुझे पता है। तो P2, P3, P1, P2, P3 होते हैं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इनका काम होता है कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे जो है सब कुछ को, कितने लोगों ने वोट दिया, क्या किया, सब कुछ को देखभाल करना। P1 का काम होता है जांच करना, इलेक्शन कैसे हो रहा है। P2 उसको असिस्ट करता है, P3 ये सब होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं, ये याद रखिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1, P2 क्या होते हैं ये सब। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन में कितने सिविल स्टाफ सब जो है भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, हु इज अलॉटेड टू कास्ट द प्रॉक्सी वोट। सबसे पहले तो आगे सर प्रॉक्सी वोट होते क्या है, देख कुछ स्टाफ जो होते हैं ना, वो जैसे मानिए कि एक गवर्नमेंट स्टाफ वो इलेक्शन करवा रहा है, तो अब वो अपना वोट कैसे डालेगा, क्योंकि मानिए कि वो बिहार का है, तो अगर वो बिहार जाकर के वोट कैसे डालेगा, अगर वो उत्तर प्रदेश में मानिए अपॉइंटेड है और वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, तो बिहार जाके तो वोट नहीं डाल पाएगा ना। तो इसीलिए उनको एक जो है क्या समझिए कि मतलब उसको वोट देने का अधिकार कह सकते हैं आपकी पोस्ट के द्वारा वोट डाल सकते हैं। प्रॉक्सी वोट का मतलब यही होता है कि पोस्ट के द्वारा जो है अपना पोस्ट कर सकते हैं वोट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, पोस्टल के द्वारा जो है अपना वोट डाल सकते हैं। कोई गवर्नमेंट स्टाफ जो मानिए कि इन्वॉल्व है इलेक्शन ड्यूटी में, वो अपना वोट डालने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा लेता है, तो उसे हम लोग प्रॉक्सी वोट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहाँ से आया सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 बताता है प्रॉक्सी वोट किसको किसको डालने का अधिकार है। तो देखिए किसको किसको डालने का अधिकार है, अगर कोई डिफेंस पर्सनल है, कोई सोल्जर है जो फॉरवर्ड एरिया में मानिए कि बॉर्डर पे तैनात है, उसको भी प्रॉक्सी वोट डालने का अधिकार है, उसको भी वोट डालने का अधिकार है। वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है अपना वोट डाल सकता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को वोट डाल सकता है किसको वोट डालना, और ये जो है अपना पोलिंग बूथ पे जमा हो जाता है। या कोई सिविल सर्वेंट है, कोई मानिए गवर्नमेंट स्टाफ है जो इलेक्शन करवा रहा है और उसका कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ आता नहीं जो वोट करेगा, तो वो भी जो है प्रॉक्सी वोट डाल सकता है। या कोई इंडियन डिप्लोमेट है जो बाहर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, आप जानते ही होंगे कि हमारे देश के बहुत सारे स्टाफ जो हैं बाहर में डिप्लोमेट रहते हैं, ठीक है, तो ये सब लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं। ये तीनों का तीनों जो है ये प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं। ये हमारे कहाँ से आया, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में जो है बताया गया है कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, कौन कौन से लोग प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राइट टू रिकॉल। सर ये क्या होता है राइट टू रिकॉल, देखिए इसका नाम क्या है, रिकॉल मतलब दोबारा कॉल करना। देखिए हमारे देश में क्या होता है कि सिटीजन जो है, सिटीजन ये जो है अपना क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब दैट मीन्स MLA, MP, मुखिया, सरपंच, ये सब चूज करते हैं। क्या बताइए कि मानिए सिटीजन से गलती हो गया, इसने क्या किया, वोट तो डाल दिया और किसी गलत आदमी को जिता दिया, और बाद में सिटीजन को अफसोस होने लगा कि यार ये गलत आदमी था जिसको हमने जिता दिया वोट डालकर, तो क्या ये सिटीजन बदल सकता है इस रिप्रेजेंटेटिव को। तो आपको कहे सर नहीं सर, एक बार गलती हो गया तब ये 5 साल तक तो बैठा ही रहेगा। देखो भाई हमारे देश में जो है ना थोड़ा सा ये नहीं है राइट टू रिकॉल, लेकिन जो है ना दूसरे कंट्री सब में जैसे USA हो गया, UK हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इस सब में राइट टू रिकॉल सिटीजन को मिला हुआ है। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जब भी सिटीजन को लगता है कि हमने गलत रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया, तो जो है ना सिटीजन जो है ना उसको हटा भी सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हटा भी सकता है, ठीक है।
अब इसका कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है जो हम लोग को मेंस में ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे निगेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि अब मानिए कि रिप्रेजेंटेटिव हमेशा जो है डरा हुआ रहेगा कि भाई कभी भी हमको जो है सिटीजन हटा सकता है अगर कुछ भी गलती करेंगे, तो वो अपने पावर को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, सही से काम नहीं कर पाएगा। तो ये सब इसका निगेटिव एस्पेक्ट होता है। लेकिन सर हमारे देश में क्या राइट टू रिकॉल है कि नहीं है? तो देखो भाई, हमारे देश में जो है सेंट्रल लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हाँ लोकल गवर्नेंस जो है ना, दैट मीन्स जैसे हमारा पंचायती चुनाव है, तो पंचायती चुनाव में राइट टू रिकॉल है। बहुत सारे स्टेट में है, जैसे बिहार हो गया, बिहार में है राइट टू रिकॉल, ठीक है, लेकिन किस लेवल पे है? तो पंचायती लेवल पे, मतलब एमएलए लेवल पे, एमपी लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल का मतलब आई थिंक समझ में आ गया कि अगर एग्जिस्टिंग जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर सिटीजन को लगता है कि हमने गलत लोग को चुन लिया है, तो उसको हटाने का पावर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए वोटर इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ एक वोटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंजॉय द राइट टू रिप्लेस हिज कैंडिडेट लाइक सरपंच, मुखिया, कॉर्पोरेटर, मेयर इटीसी। मतलब एक वोटर के पास ये अधिकार होगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको चूज करके सरपंच, मुखिया सब बनाया था, उसको रिप्लेस कर सके। इसी को कहा जाता है राइट टू रिकॉल, ठीक है। यहाँ पूछा भी यही गया था कि अंडर दिस सिस्टम क्या होता है। तो इस सिस्टम में ये होता है कि वोटर के पास पावर होता है तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको चूज करके बनाया है उसको रिप्लेस कर सके, हटा सके, ठीक है। लेकिन डाक इसके लिए कुछ कंडीशन भी है। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है? तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी, मानिए कि एक ग्राम पंचायत है, उस पंचायत के लोगों ने मुखिया को चूज किया, इस मुखिया को चूज करके बनाया, ठीक है। अब इस मुखिया को रिप्लेस करना है ना, तो यहाँ के कम से कम 25% वोटर को, 25% वोटर को जो है क्या करना पड़ेगा? साइन करके इलेक्शन को, स्टेट जैसे पंचायत का चुनाव है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाया होगा, तो 25% वोटर जो है ना इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशनर को साइन करके भेजेगा कि सर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, राइट टू रिकॉल करना चाहते हैं, इस मुखिया को हटाना चाहते हैं। देखिए हमारे बिहार स्टेट में जो है ना राइट टू रिकॉल पावर है, पंचायती लेवल पे और म्यूनिसिपल लेवल पे राइट टू रिकॉल पावर दिया गया है सिटीजन को। तो ऐसा कर सकता है 25% वोटर को, लेकिन साइन करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिस मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का आने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैं बात कर रहा था पंचायत का, तो एक पंचायत के 25% वोटर अगर राइटिंग में इलेक्शन, वहाँ के इलेक्शन जिसने करवाया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को लिख करके देता है कि हम राइट टू रिकॉल करना चाहते हैं, तो इस रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया जाएगा और फिर से वोट करवाया जाएगा। एक निगेटिव एस्पेक्ट ये भी होता है इसका, कि निगेटिव ये भी होगा, निगेटिव में आप कह सकते हैं कि ये भी होगा सर, इससे जो है इलेक्शन कमीशन के पास क्या होगा, एक बर्डन हो जाएगा कि तुरंत रिप्लेस करते रहेगा तो बहुत सारा इलेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को राइट टू रिकॉल समझ में आ गया कि राइट टू रिकॉल एक सिटीजन को पावर देता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस कर सके। इंडिया में बहुत सारे स्टेट के पंचायती लेवल पे और म्यूनिसिपल लेवल पे ये काम करता है, पंचायती लेवल और म्यूनिसिपल लेवल पे काम करता है। और इसको हटाने के लिए 25% वोटर को साइन करना पड़ता है, इलेक्शन करके देना पड़ता है, साइन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि इसका बोथ 1 और 2 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी जिसकी बात मैं कर रहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी के बारे में। देखिए जब भी चुनाव होता है तो आप सुने होंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सभी को पालन करना पड़ता है। सभी कहने का मतलब, तो देखो सभी कहने का मतलब हम लोग को पालन नहीं करना पड़ता है, केवल जो चुनाव लड़ रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसके पॉलिटिकल लीडर हैं, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं, उस सबको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करना पड़ता है। तो सर ये होता क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? ये हमेशा सुनने को आता है कि हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। तो देखिए लिखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉर्मुलेटेड किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्टेशन विथ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। देखिए हमारे देश में जो है ना 1974-77 में जो है ना सभी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुलाया और बोला कि देखो भाई कुछ रूल बनाना चाहता हूँ हम। इलेक्शन जो होता है ना तब तुम लोग बहुत जो है अपने आप में झगड़ा करते हो, कोई उसको गाली देते हो, कोई उसको गाली देते हो, इसके लिए हमको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इलेक्शन कराने में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को बिठा करके बोला कि देखो कुछ रूल बनाते हैं और इस रूल को सभी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना है, ठीक है। तो एमसीसी वहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एमसीसी का जो स्थापना हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी ना सभी को जो है कंसल्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया, कुछ रूल बनाया जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टी को कहा कि सभी को पालन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट था कि एमसीसी जो है फॉर्मुलेटेड किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्टेशन विथ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। एमसीसी डज नॉट एंजॉय लीगल बैकअप। देखिए कितना आश्चर्य की बात है कि एमसीसी जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना इसका कोई भी पावर नहीं है, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप कोई नहीं है, मतलब स्टेचुरी पावर कोई नहीं है इसके द्वारा। मतलब कह सकते हैं
सर इसका लीगल पावर कुछ भी नहीं है। लीगल पावर कहने का मतलब जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो तो उसका पनिशमेंट भी होगा, जिसके लिए कोर्ट जा सकते हैं आप, कुछ नहीं है इसके लिए। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, इसका कोई लीगल बैकअप नहीं है। लेकिन सर लीगल बैकअप तो नहीं है, लेकिन जो है क्योंकि इसके पास कोई स्टेचुरी पावर नहीं है, कोई कानून है ही नहीं इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। एक सिंपल सा समझिए ना, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि हम लोग आपस में एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, अपने एक इस रूल सबको फॉलो करेंगे, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यही था, ठीक है। लेकिन जो देखिए लिखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है डज नॉट इंजॉय लीगल बैकअप, या कोई स्टेशनरी प्रोविजन जो है हमारे इसके लिए नहीं किया गया, बट इंजॉय द मोरल अथॉरिटी एज वेल एज अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। कुछ केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे इससे के रिगार्डिंग, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसका पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गया ना, तो ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सही है, इसके लिए पनिश भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए अच्छा पनिश भी मिल जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर उल्लंघन करता है ना, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन, नॉमिनेशन सब कुछ खत्म कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इसका सर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप है ही नहीं, स्टेचुरी पावर है ही नहीं, इस पर पनिशमेंट होना ही नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था ना कि एक केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट पावर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सही है, ठीक है, सभी को इसको पालन करना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। देखिए ये मॉडल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? मॉडल अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि मानिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो रूल बनाए गए हैं उसको उल्लंघन किया। अब उसको जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानिए सबके सामने डांट दिया, अब ये पूरे देश का न्यूज बन गया, तो इमेज नहीं खराब हो जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी का। इसीलिए ना सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये मॉडल अथॉरिटी भी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानिए किसी को बैन कर देगा कि 5 दिन तुम प्रचार नहीं करो, 10 दिन प्रचार नहीं करो, पूरे देश के सामने में सबको उसको सुना देगा। इसीलिए मॉडल अथॉरिटी एज वेल एज अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट भी है, ये भी सही था। इट अप्लाइज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। अब ये किस पे लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होता है, पॉलिटिकल लीडर पे लागू होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन से एसोसिएटेड है सभी पे लागू होता है। कैंडिडेट जो लड़ रहा है चुनाव उस पर भी लागू होता है। अब कब से कब तक लागू होता है? तो डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, जब से अनाउंस किया इलेक्शन, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब से अनाउंस किया कि इतना तारीख से चुनाव होगा, तब से लेकर के जिस दिन जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जब तक मैं बोल रहा हूँ दिन नहीं बोल रहा हूँ, जब तक रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा तब तक जो है ये एमसीसी लागू होता है सभी पे, ठीक है। एमसीसी कभी किस पे होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर, एवरी इंडिविजुअल हु इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन एज वेल एज द कैंडिडेट, इस सभी पे ये लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल द अबव आंसर जो था इसका सही था। नेक्स्ट कह रहा है कि एमसीसी में लिखा क्या है? सर थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए एमसीसी में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, पर्सनल अटैक, मतलब लिखा है कि एक दूसरे को गाली नहीं देना है, पर्सनल अटैक नहीं करना है एक दूसरे पे। क्योंकि सर पर्सनल अटैक का मतलब मोदी जो है राहुल गांधी को गाली नहीं देगा, राहुल गांधी मोदी को गाली नहीं, मतलब पर्सनल अटैक नहीं करेगा, लेकिन पॉलिसी का अटैक कर सकता है। मतलब राहुल गांधी मोदी के पॉलिसी का अटैक कर सकता है। साथ ही साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मानिए कि राहुल गांधी का कुछ हिस्टोरिकल, कुछ पीछे का जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सब ने कुछ गलती किया था, तो उसके लिए मोदी भी राहुल गांधी को सुना सकता है। मतलब कोई हिस्टोरिकल इवेंट में कोई मिस्टेक किया गया तो उसको सुना सकता है। करंट गवर्नमेंट के पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। अब और क्या सब लिखा है सर? तो जब भी मानिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जब भी कहीं पे जाएगा रैली करने के लिए, कहीं पे भाषण देने के लिए जाएगा, तो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। ये भी लिखा है, इन्फॉर्म पुलिस, ठीक है। अगर मानिए दो पॉलिटिकल पार्टी को जो है रैली करना है, और दोनों एक दूसरे मानिए इसी एरिया में रैली करना है, और दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ गया, मानिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी का जो सपोर्टर सब है झगड़ा कर लेगा ना, इसीलिए कहता है कि जब भी दो पॉलिटिकल पार्टी, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि जब भी दो पॉलिटिकल पार्टी सेम रूट का यूज करके ही रैली करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो इन्फॉर्म करेगा पुलिस को, साथ ही साथ जो है एक दूसरे से कंसल्ट करेगा। कि एक दूसरे से क्या कंसल्ट करेगा? कि सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए, ठीक है। सेम टाइम पे जो है एक दूसरे के सामने सेम रूट का यूज जो है एक टाइम पे नहीं करे, मतलब दोनों एक एरिया में रैली तो करें, लेकिन एक रूट का यूज दोनों सेम टाइम पे नहीं करे, ठीक है। और क्या सब लिखा है? कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना है जो देश में आग लग जाए। देश में आग लगने का मतलब मानिए कि कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, ये सब बेसिस पे जो है कोई भी रिमार्क नहीं करना है, जिससे जो है आपस में जो है देश के अंदर जो है
सहिष्णुता जो है ये ख़राब हो या देश में जो है हालत ख़राब, ये सब नहीं करना है। साथ ही साथ और क्या लिखा है सर, तो और ये लिखा है कि जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ पे जिसको पास दिया जाएगा ना, केवल वही एंट्री करेगा। मानिए कि यहाँ पोलिंग बूथ है, यहाँ पे जो है इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मानिए कि ये नहीं कि सभी पॉलिटिकल वहाँ के नेता सब जो है सब इसमें घुस करके चोरी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं। जिसको पास दिया जाएगा, वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर वैसे रहते हैं, जिसको पास दिया जाएगा केवल वही पोलिंग बूथ पे खड़े रह सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं जा सकता है। ये सब लिखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। चलिए ऊपर में देखिए क्या सब लिखा है, तो देखिए गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अनाउंसिंग एनी वेलफेयर स्कीम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सब है कि गवर्नमेंट को कहा गया कि जो रनिंग गवर्नमेंट होगा उसको कहा गया कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन का, तब से लेके आप कोई भी वेलफेयर स्कीम अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है वोटर सबको अब लुभाने की कोशिश करेंगे ना, तो इसीलिए कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है आप क्या करेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे जब से अनाउंस हुआ कि इलेक्शन कब होगा। सो ठीक है, गवर्नमेंट कैन नॉट अपॉइंट या ट्रांसफर एनी ऑफिशियल एसोसिएटेड विद इलेक्शन। कोई भी ऑफिसर को जो भी इलेक्शन से एसोसिएटेड है उसको गवर्नमेंट जो है ना ही अपॉइंट कर सकता है किसी दूसरी जगह या ट्रांसफर कर सकता है। कहा गया कि जो मिनिस्टर होंगे, जैसे मानिए करंट गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर सब क्या करते हैं, कहीं मानिए कोई काम से जा रहा है, ऑफिस की गाड़ी मतलब ऑफिशियल गाड़ी पे जा रहा है, क्योंकि हर एक मिनिस्टर के पास अपना गाड़ी दिया गया रहता है ऑफिस के द्वारा, उस गाड़ी का यूज़ जो है ना रैली करने के लिए नहीं करेंगे यूज़। मतलब कि कोई भी अपना काम जो ऑफिस का काम कर रहे हैं उस काम को आप अपने लिंक नहीं करेंगे अपने इलेक्शन से लिंक नहीं करना है। मतलब वैन जो है ऑफिशियल व्हीकल सब का यूज नहीं करना है इलेक्शन सब में। तो ये सब बात जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि ये सब बात करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी पावर इसे गिवन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठीक लगेगा उसको पनिश कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है मॉडल अथॉरिटी इसको मिला है। मानिए किसी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मानिए बैन कर दिया तो उससे इमेज खराब हो जाता है ना पॉलिटिकल पार्टी को, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या सब लिखा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझे होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कंपोजिशन होता है, क्या कौन कौन होते हैं, कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है। थैंक यू एवरीवन।